हाँ, तो लास्ट क्लास में लोग क्या देख रहे थे? एरे लिस्ट। ठीक है, तुमने देखा हाँ, तुमने देखा कि क्या कर सकते हैं, एरे लिस्ट बना सकते हैं, है ना। एरे लिस्ट हो, लिस्ट हो, ये सब क्या है, बस कई बार हमको ऐसा करना होगा कि जहाँ पे जब हमें कुछ स्टोर करना होगा तो एक नहीं क्या होंगी, ढेर सारी चीजें, और लेकिन एक जैसी होंगी। कैसी होंगी? ढेर सारी चीजें होंगी और क्या होंगी, एक जैसी होंगी। जैसे 20 लोगों का नाम हो, 20 लोगों की एज हो, है ना, बहुत इंफॉर्मेशन हो सकती है ना। तो कई बार क्या होगा कि हमारे पास स्टोर करने के लिए हमारे पास जो चीजें होंगी, डेटा होगा, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, लेकिन कैसा होगा, सेम टाइप का होगा। मल्टीपल होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, सेम टाइप का होगा। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि 20 वैल्यूज हैं तो 20 वैल्यूज को रखने के लिए हम 20 वेरिएबल बनाए। हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एरे। ठीक है, तो बस क्या है, मल्टीपल डेटा को प्रोग्रामिंग में जब हम यूज कर, अगर सोचो बिना एरे की चीज को करो तब तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा और बहुत क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, मान लो 200 वैल्यूज हो तुम्हारे पास और तुम्हें 200 वेरिएबल बनाने पड़ जाए, तुमको यूज करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? उनको नाम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, उनको नाम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे, फिर यूज कैसे, नाम कैसे दोगे, यूज कैसे करोगे? इसीलिए कंसेप्ट किसका आया, एरे का। इवन एक बार ये याद करो, जैसे उसमें हम लोग मैथ थी ना, मैथ में ये 10th में थी, एक कंसेप्ट रहा होगा मैट्रिक्स का ना। अच्छा 11th में, अच्छा उसके पहले, तो वो भी क्या है, एक टाइप का एरे जैसा ही है। एक स्क्वायर ब्रैकेट में ढेर सारा डेटा रख रहे थे, वो तो कॉपी वाली गणित थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें ज्यादा नहीं, उसको कहाँ रखना है, एरे। ठीक है, अब एरे की अपनी, भाई देखो चीजें अलग अलग तरह की बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने के लिए कोई एक चीज है, क्योंकि लोगों की जरूरतें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी को पता होता है कि हमें किस साइज का एरे बनाना है, किसी को पता होता है कि हम जहां बनाना चाहते हैं उसकी साइज क्या है। किसी के साथ ऐसा होता है कि उसे पता नहीं है साइज क्या होगी, उसके साथ ये चल रहा है भाई जितना आता जाए हमें ऐड करते जाना है, हमें पहले से ही साइज नहीं पता है। कहीं ऐसा होगा कि हमें पता होगा कि हमें जिन चीजों को यूज करना है वो क्या है, डेटा टाइप है। अगर हमें डेटा टाइप, एक ढेर सारे डेटा, जैसे ढेर सारे लोगों की एज रखनी हो, अब एज क्या है, नंबर है ना, एक डेटा टाइप है कि नहीं है? अब मान लो हमें डेटा टाइप है, उसको रखना है एक एरे में, 50 लोगों की एज रखनी है एरे में, तो हमें पता है एरे एक ऐसी चीज है जो डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट, मतलब डेटा टाइप भी और क्लास भी, दोनों। तो उस कंडीशन में हम लोग, तो इसी हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कभी भी कि हमें क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना। अब इसके बाद तुमको बताया गया एक और, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट भी सच्चाई ये है कि एरे को ही यूज करके, कंसेप्ट को यूज करके एरे लिस्ट बनाया गया है। सच्चाई ये है कि एरे लिस्ट भी अंदर किसका यूज करता है, एरे का। लेकिन बहुत सी चीजें एरे के साथ जो काम तुम्हें शायद खुद से करने पड़ती, बहुत से काम एरे लिस्ट ने खुद करके तुमको दे दिया। जैसे एरे में क्या होता है, साइज बतानी पड़ती है ना। अगर और हम तुमसे कहें कि यार कभी क्या करना हो, अगर हमें एरे यूज करना है और हमें पता नहीं है कितनी चीजें ऐड होने वाली, क्या साइज होगी, तो हम जानते हो क्या करते हैं, वही कंसेप्ट कि जितना पता है पहले उतने का एरे बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं जब कि मेरा एरे क्या हो गया, भर गया, लेकिन अभी और चीजें रखने को हैं, तो हमने कंसेप्ट बताया था कि भैया एक बड़ा एरे बना लोगे और उस बड़े वाले एरे में छोटे वाले एरे को क्या कर दोगे, कॉपी कर दोगे, है ना। फिर अब उसमें और ऐड करते जाओगे, फिर जब लगेगा और भर गया है तो फिर क्या करोगे, और बड़ा एक बना लोगे,
और पुराने वाले को उठा के कहाँ रख लोगे? नए वाले में रख लो। पुराने वाले का डेटा उठा के कहाँ रख लोगे? नए वाले में, और नए वाले में जगह बच जाएगी। अच्छा, उन पुराने वालों का क्या होता है? क्वेश्चन ये भी उठता है जैसे उन पुराने वालों का क्या होता है। जैसे देखो, जैसे ये देखो, न्यू मान लो ऐसे है, न्यू स्ट्रिंग है और सपोज करो 5 है, और स्ट्रिंग बनाए या इंट, कुछ भी बना सकते हैं। चलो इंट बनाते हैं, नंबर, ठीक। न्यू इंट है ये, चलो से स्ट्रिंग, और फिर ये मान लो एक ऐसे एरे हमने ऐसा एरे बनाया, हमें पता है साइज क्या है, नहीं पता है साइज, हमें क्या है पता नहीं है, हमें लगा 10 है, तो हम 10 का हिसाब से मान लो हमें लगा 10 है, तो हम क्या किए 10 मान के शुरू किए। लेकिन जब वहां 10 मिला फिर देख रहे हैं और है ना, तो फिर क्या करोगे तुम भाई? तो वही है ना, तो इसलिए अब कैसे करोगे? अब ये पहले एक एरे बना लोगे, ठीक है। इस एरे में मान लो 10 चीज, तुम 10 वैल्यू क्या कर दी तुमने? डाल दी। 10 ऑब्जेक्ट क्या किए? डाल दिए। अब अगर तुम्हें पता चला नहीं 10 नहीं है, यहाँ तो 35 है, 25 चीज और दिख रही है हमको, तो अब क्या करें? तो अब हमारे सामने ये रहेगा, न्यू करना, स्ट्रिंग करना, एक नया बनाना और उसकी साइज क्या रखना? 35 रखना। 10 पहले था, 25 और दिख गया, तो हमें पूरा रखने के लिए कितनी साइज चाहिए? 35 ना, तो 35 कर दिया। और फिर इसके बाद इसको लिख दें AIR1। अब इसकी साइज क्या होगी? 35। अब AIR1 के अंदर AIR के डेटा क्या किया? कॉपी किया। मान लो 2 लाइन का कोड होगा, क्या लूप लगा देंगे कि एक एक डेटा इसका उठाएं और उसमें डालें, ठीक है। तो क्या होगा भाई? डेटा इसमें आ जाएगा AIR1 में। अब इसके बाद मान लो फिर हमको समझ में आया कोड को आगे चलते समय कि यहां तो 100 चीज और रखी, तो उसे अपनी साइज क्या करना होगा? अब क्या करेगा? एक नया एरे बनाएगा और उसकी साइज कर देगा न्यू स्ट्रिंग क्या? 135। और इसका नाम इसने मान लो क्या रख दिया? AIR2। ऐसे ही करेगा ना आदमी। और फिर क्या करेगा? AIR1 का उठा के डेटा क्या करेगा? AIR2 में एक एक करके क्या कर देगा? कॉपी कर देगा। वो भी आसान था ना, हमने ऐसे बनाया था ना। मान लो AIR1 का सारा AIR2 में करना हो तो फॉर लूप लगा दें। भाई किसका डेटा उठाना है? AIR1 का ना, तो इंट i इक्वल्स टू 0। भाई एरे तो किससे शुरू होगा? 0 से। और फिर AIR1 डॉट लेंथ माइनस i। अगर सिर्फ लेस देन, देखो ध्यान से, i लेस देन अगर रखेंगे तो हमें -1 करने की जरूरत नहीं, और लेस देन इक्वल टू रखेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। और i प्लस प्लस। अब क्या करना है? AIR1 से निकालना है, AIR2 में रखना है। पता है ना, हमेशा जहां रखना होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? जिसमें असाइनमेंट होता है वो हमेशा कहाँ रहता है? लेफ्ट में। तो बस AIR2 में रखना है ना। कहाँ रखना है? रख देते हैं i। भाई i की वैल्यू बदलती जाएगी। और कहाँ से रखना है? AIR1 से। और ये भी लिख दे क्या? i। तो AIR1 का 0 नंबर वाला डेटा AIR2 के 0 नंबर पे जाएगा। AIR1 का 1 नंबर वाला डेटा AIR2 के 1 नंबर पे जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके सारा कॉपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 35 डेटा है, 35 बार चलेगा, 35 डेटा कॉपी कर देगा, और 100 की जगह भी और क्या रहेगी? खाली रहेगी। अब AIR2 में जो ऐड करना है ऐड करो। भाई 35 डेटा ऐड है, मान लो 100 और ऐड करना है, तो अब तुम 100 और ऐड कर सकते हो। लेकिन किसको यूज करोगे? AIR2, है ना। तो AIR2 में क्या हो गया? ये वाला भी, भाई ये वाला डेटा उठा के डाल दिया था कहाँ? AIR1 में। AIR1 वाला डाल दिया कहाँ? AIR2 में। तो जो AIR2 है वहां पे
दोनों का आ गया कि नहीं, क्योंकि एयर 1 में सिर्फ एयर 1 का डेटा नहीं है, एयर 1 में एयर का भी डेटा है और एयर 1 का भी जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। बस कुछ नहीं किया, एरे लिस्ट जो है ना उसमें इन लोगों ने ये खुद कर दिया। इन्होंने कहा कि मेथड कौन सा कॉल करना, ऐड। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ऐड मेथड, और उसके अंदर पीछे वही कंसेप्ट वो भी यूज कर रहे हैं कि डेटा उठाते हैं, उसमें रखते हैं, और रखने के बाद जैसे ये डेटा उठाया और डेटा उठा के क्या किया, उसमें कॉपी करके रख दिया, फिर साइज और क्या कर दिया बड़ा, जैसे दिखाया ना तुमने एरे लिस्ट का ऐड मेथड कॉल करो, ऐड करते जाओ, एक एक करके ऐड होता जाएगा, चाहे 100 1000 लाख कितने भी ऐड करो, ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट यही है कि बस भाई वो क्या करता है, ऐड करता है और देखता है कि साइज अगर उसका कम पड़ रही है तो क्या करता है, अंदर ही अंदर जो एक नया एरे बना के उसका डेटा उठा के उसी में कॉपी करके रख लेता है, और फिर बड़े वाले को यूज करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये क्लियर है? yes. अच्छा हाँ, जैसे कि 135 के बाद तो नहीं, जैसे 35 के बाद 0 रहेगा आगे ना, अगर इंट में है तो 35 हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल 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 भाई। देखो जब नया बनेगा, जैसे ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में तो 0 भी नहीं रहेगा, नल रहेगा, नल रहेगा, तो हाँ बिल्कुल नल रहेगा। और हाँ वहाँ पे आगे देना है तो फिर कैसे ऐड करेंगे, ऐड नहीं कर पा रहे। अरे ऐसे ऐड करोगे, देखो ऐड टू, अब तुम्हें ऐड करना है, ऐड कहाँ से करना है, पहले कितनी साइज थी, 35 थी ना, हाँ 35 के बाद, हाँ तो 35 के बाद अब ऐड करो, 35 तक तो डेटा एडेड ही है। हाँ नहीं 35 तो एडेड है, तो 0 से लेके 34 तक तो एडेड है। अब तुम्हें 36 से ऐड करना है, तो इंडेक्स नंबर क्या पास कर दो, 35, और यहाँ जो वैल्यू डालोगे अब वो 36वें नंबर पे आएगी। हाँ भाई, और क्या, उसको 0 नंबर पे डालोगे तब तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो सर वो एयर और एयर 1 का क्या होगा? एयर, अब देखो सही बता दें, एयर और एयर 1 और एयर 2 तीन है कि नहीं है, सारा डेटा एयर 2 में आ चुका है। एयर 2 में किसका डेटा पड़ा है, एयर का भी है, एयर 1 का भी है, और एयर 2 में एक्स्ट्रा डेटा हम क्या कर रहे हैं, 35 36 ऐसे करके हम डाल भी सकते हैं। देखो अगर एयर, अब क्या कर सकते हैं, ये देखो क्या 36, और फिर क्या कर दें, कुछ नया डाल दें, है ना। इस तरह से करके ऐड कर सकते हैं, और एयर 2 के अंदर ही सब कुछ है कि नहीं है। तो एयर का क्या होगा, एयर 1 का क्या होगा, तो याद रखो भाई, एयर क्या है, एयर के पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसका, स्ट्रिंग के एरे का। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, एयर के पास है। एयर एक लोकल वेरिएबल है, और सीधी बात है, जब तक ये मेन मेथड चलेगा तब तक एयर को कोई छू नहीं सकता, अपना जगह लेके बैठा ही रहेगा। ध्यान से देखो इस बात को भाई, इसकी बात करोगे तो न्यू स्ट्रिंग करके ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट का एड्रेस एयर 1 के पास आ रहा है ना, और एयर 1 आगे बढ़ेगा तो एयर 1 भी, एयर 1 भाई जब एयर 1 पड़ा रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी पड़ा रहेगा, उसको गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। तो ये भी पड़े रहेंगे अभी जैसा हमने बनाया है। अगर मान, कभी देखो तुम कहोगे यार इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, मान लो हम ऐड कर भी दें, मान लो हम क्या कर दें, ऐड कर भी दें, मान लो हम ऐड कर भी दें, यहां 10 डेटा यहां ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा ऐसे इसमें क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, अच्छा देखो अभी तो हमने एयर 2 का डेटा कहां कॉपी किया है, एयर 2 में किसका किया है, एयर 1 का, एयर 1 का, लेकिन एयर में कॉपी नहीं किया है। तो ये भी कर लो, फिर क्या होगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू एयर डॉट लेंथ माइनस 1 और आई प्लस प्लस। और फिर क्या करना है हमें, एयर, एक मिनट सॉरी, हमें कहाँ रखना है, एयर 1 में ना, बिल्कुल। अब देखो क्या होगा, एयर 1 में रखना है एयर का डेटा ना, तो एयर 1 रहेगा कहाँ, लेफ्ट में, और यहाँ लिख दे क्या, आई इक्वल्स टू एयर का डेटा एक एक करके आई, और यहाँ पे आई। तो एयर का डेटा आ गया कहाँ, एयर 1 में। इसके बाद मान लो जैसे हमने यहाँ 10 लिख दिया, तो 10 अब हम कहाँ से लिखें, काम करते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं, दिखा भी देते हैं। जैसे मान लो एयर 1 में कितने हैं, एयर में कितने हैं, पहले लगा हमें 3 डेटा,
तो 3 के हिसाब से बनाया। मान लो 3 डेटा और जैसे यहाँ पे 0 पे सपोज करो AB है, ABC, ठीक है, और R1 पे है मान लो क्या है, सपोज करो कुछ भी है GHI। हमें लग रहा था शुरू में हमें साइज कितने की पड़ेगी, 3, तो कोड चला 3 इसने ऐड किया, लेकिन जैसे आगे बढ़ा उसे समझ में आया कि डेटा हमें और ऐड करना है। मान लो 2 डेटा क्या करना है, और 3 नहीं, हमें कितना ऐड करना है, 5। रास्ते में इसको समझ में आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बने किस साइज का, 5 का, और फिर इसके बाद R1 का डेटा देखो, R का डेटा R1 में आ जाएगा। चलो इसको करके दिखाते हैं। लो डिबग करें। आगे ये देखो, ये क्या है, R है, और इस भाई इसकी साइड, अच्छा ये तो पूरी साइड लाइनें चल गई ना, ये चला, तो ये क्या हुआ, 3 साइज का। वैसे स्टार्टिंग से फिर से दिखा देते हैं, इधर देखो, ये देखो, अब ये लाइन चली नहीं, एक लाइन चलाएं, ये बना, तो एक एरे बना, 3 वैल्यूज हैं और तीनों क्या पड़ी हैं, नल, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में, जैसे स्ट्रिंग का या किसी भी कोई भी क्लास यूज करोगे तो हमेशा क्या होगी, नल। अब देखो एक लाइन चलाओ, तीनों में ऐड होता चला जाएगा। अब देखोगे अगर तो ABCDEFGHI ये 3 वैल्यूज पड़ी। अब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, एक नया एरे बन रहा है, पुराने वाले से मतलब नहीं है। ये कैसा बना, नया बना, और इसकी साइज क्या है, 5। इसकी साइज क्या है, 5 है। अब देखो हमने लूप लगाया है, अच्छा किसका डेटा हम किस में रख रहे हैं, नए वाले में पुराने वाले का रख रहे हैं ना, R1 में हम किसका रख रहे हैं, R का। तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, या डेटा, अच्छा तो R का डेटा कहाँ रख रहे हैं, R1 में, तो एक एक करके हम किसका उठा रहे हैं, R का, और रख रहे हैं किसमें, R1 में। तो लूप भी हमने देखो यहाँ R.length-1 किया है, हमने यहाँ R1.length-1 नहीं किया। ये कर रहे हैं, बिल्कुल देखो, इतना दिख रहा है, एक एरे में 3 डेटा आ गए, ये जो है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 साइज का एक क्या बनाया, एरे बनाया, और ये देखो 5 इसमें क्या पड़े हैं, नल। अब हम R1 की साइज क्या है, 5 है ना भाई, जितने उसमें R1 की लेंथ क्या है, 5 है ना, जितने आइटम होते हैं उतने ही होती है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है ना। तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक, बोलो है ना। अब हम यहां देखो, ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। लेकिन अब देखो चेक एक लाइन चला के, ये देखो क्या हुआ, पहले R1 में क्या आ गया, ABC। R1 में क्या आ गया, ABC। R1 जिसमें 5 क्या था, नल था। अब R का एक डेटा उठ के आ गया। आगे चलो, अब देखो, अब क्या हुआ, R का दूसरा डेटा, मतलब R1 पे जो भी था वो आ गया कहाँ, R के जो दूसरी वैल्यू थी, जो 1 इंडेक्स नंबर पे थी, वो कहाँ आ गई, R1 के दूसरी वैल्यू पे, जो 1 इंडेक्स पे है। देखो ABCDEF आ गया ना। एक बार और चलाते हैं एक लाइन, ये देखो अब आ गया कि नहीं आ गया, R1 में देखो तीनों आ गए, लेकिन 2 की जगह बची है। लेकिन लूप अभी चलना बंद नहीं हुआ। लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके R1 की लेंथ कितनी है, 5 है ना, 5 में से एक गया कितना, 4, 0 से लेके 4 तक चलेगा ना।
अब ये एरे जिसके अंदर 3 ही वैल्यू हैं, इसमें से तुम किसकी बात कर रहे हो? चौथी वैल्यू निकालने की बात कर रहे हो। एक्सेप्शन। निकलेगी? एक्सेप्शन। देखो भाई लूप तो बंद नहीं हुआ है, 1 मिनट 1 लाइन चलाते हैं। देखो एक्सेप्शन। ये देखो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है ना। आई की वैल्यू कितनी है? 3 है कि नहीं है? अब एर जिसके अंदर टोटल 3 ही वैल्यू है, 3। अब आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो 3। अब जब तुम एरे में से पास करोगे 3 इंडेक्स नंबर, तो कौन सी वैल्यू लेके आएगा? चौथी ना। तो 4 वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, तो चौथी लाएगा कहां से? एक्सेप्शन। तो क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा ना यार। इसीलिए ये लूप यहाँ कैसे लगाना था भाई? हमें एर 1 में रखना है, लेकिन किसकी वैल्यू रखनी है? एर 3। अब करोगे, अब ये लूप भाई, अब देखो एर में कितनी वैल्यू है? 3। तो साइज 3 होगी। इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा? 0 1 2 तक होगा। और भाई ये लूप भी 3 बार चलेगा, और इसमें 3 वैल्यू है, एक एक करके आएंगी। ठीक है, इसको जरा सब लोग डिबग करके देखना। अब अच्छा, ऐसे ही क्या किया? एर 1 में हमें क्या करना है अब? और एक्स्ट्रा डेटा और ऐड करना है। मान लो इसमें कर दिया एर 1 में हमने। हाँ हाँ, जब हम डिबग करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड के बाद बैक भी हम जा सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। आगे ही बढ़ेगा कोड, आप पीछे नहीं जा सकते। ऐड जो जहाँ हम ऐसे फॉरवर्ड करते हैं, उसके बगल वाला ऑप्शन क्या काम करता है? हाँ, उसके बगल एक और जो है ये स्टेप इनटू है, ये अंदर जाने के लिए। मतलब अभी ये एक लाइन को चला देता है ना, और जो दूसरा वाला है उस लाइन के अंदर क्या, और भाई वो लाइन अगर कोई मेथड है तो मेथड के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अभी उसको दिखाते हैं। IJKL एर 4 और मान लो सॉरी एर नहीं, एर 1 मान लो MN। अब कितनी डेटा आ गया इसमें? 5। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं यार, डेटा तो कितना है टोटल? 135। तो 135 साइज का बना है। अब क्या किया? उसमें से ऐड करके इसमें डालना शुरू किए। अब इसमें एक एक करके उसके 5 डेटा एर 1 के आ गए। एक काम करते हैं, ये बताओ। अच्छा, अब इसकी साइज कितनी है? पहले 3 का बना, फिर 5 का बना, फिर बना कितने का? 135 का। अब आगे वाला डेटा है तो 5 के आगे ही रखेंगे ना। तो कहां से रखना है हमें? 6 नंबर पे। 6 का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 5। छठे डेटा का तो क्या लिख दें? 5 और 6। अब एक काम करते हैं, इसको एक एक लाइन डिबग करके आराम से देखते हैं। चलो भाई, ये लो, पहले चला ये एक एरे बना, किस साइज का? 3 साइज का। आगे ये चला, फिर इसको समझ में आया कि नहीं, हमें एरे ज़्यादा बड़ा चाहिए, उसमें ज़्यादा डेटा रखना है, वही डेटा रखना है और कुछ एक्स्ट्रा भी रखना है। तो उसने क्या किया? अगली लाइन में एक नया बनाया जिसकी साइज क्या है? 5 है। 5 है तो भाई ये फिर आगे बढ़ा, एक एक करके एर का डेटा उसने रखना शुरू किया। ये देखो, ये देखो। अब जाके देखोगे तो एर 1 में 3 डेटा तो ये भी आ गया, और 2 डेटा नल पड़ा है, क्योंकि 5 था, 3 हमने एर का उठा के इसमें रख लिया। इतनी बात समझ में आती है? अब इसके बाद एक लाइन और चला के देखो, ये चलेगा तो एर 1 में चौथा डेटा भी आ गया, और फिर जब ये चलेगा तो 5वां गया। क्लियर है ये? अब इसके बाद लेकिन हम यहां एक नया एरे बना रहे हैं। नया बन गया? yes. अब अगर नया बन गया, इसकी साइज कितनी है? 135। तो 0 से लेके 134 तक इसमें इंडेक्स नंबर है, सब दिखता है साफ साफ। ठीक है, अब हम एर 1 का जिसके अंदर कितना डेटा है? 5, एक एक करके रख रहे हैं। देखो एर 2 जिसमें सब नल पड़ा है। अब देखोगे तो पहला डेटा उसका, एर 2 का पहला डेटा इसमें आ गया। ऐसे ऐसे करके देखो, ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चल गया। अब जाके देखो एर 2 में 5 डेटा है,
बाकी 130 डेटा और खाली है जो कि क्या पड़ा है, नल। अब एक लाइन और चलो देखो, तो और ऐड हो गया होगा, MNO के बाद छठा डेटा भी ऐड हो गया ना। एक लाइन और चलेगी तो कौन सा डेटा ऐड हो जाएगा, सी। तो ऐसे हम कर सकते हैं जब हमें जरूरत। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी तुमको, जैसे हम यहाँ कोड पहुंचे हैं, अभी कोड मान लो भी और भी आगे लाइनों का यहाँ कोड लिखा हुआ है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इनका क्या होगा, एयर का क्या होगा, एयर 1 का क्या होगा और एयर 2 का। आखिर आगे हमने सब कुछ एयर 2 में डाल लिया है कि नहीं, ना अब हमें एयर की जरूरत है और ना हमें अब एयर 1 की जरूरत। तो ये देखो तुम्हारे आंख के सामने है कि हमें ना एयर की जरूरत है और ना एयर 1 की जरूरत है। तो उसके लिए हमने तुमको बता रखा है एक कंसेप्ट, बिल्कुल जैसे यहाँ कर लिए, तो तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, एयर इक्वल टू क्या, नल। नल एक ऐसी वैल्यू है जो किसी पे भी डाली जा सकती है ना, एयर 1 इक्वल टू नल। अब क्या होगा, ये एयर, ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास था, एयर के पास ना। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास था, एयर 1 के पास ना। जब एयर और एयर 1 ही खत्म हो गए तो ये ऑब्जेक्ट रख के फिर क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको आगे हटा देगा। बात समझ में आ रही है ये? देखो भाई, ये चीज अगर ये चीज नहीं करते तो क्या होता, तब तो ये होता कि नया तो भाई ले ही रहा था, एयर 2 तो वैल्यू ले ही रहा था, एयर 2 तो मेमोरी ले ही रहा है, एयर 1 भी लेता और एयर भी लेता। जबकि एयर और एयर 1 का डेटा तुमने एयर 2 में कॉपी कर लिया है। बोलो यस। तो भाई उसको कैसे हटाया जाए, इसीलिए क्या है कि उसके ऊपर क्या असाइन कर दिया जाए, कोई भी वेरिएबल जिसके पास किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो चाहे किसी की एरे के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर लगता है, ठीक है, तो उसको अगर तुम्हें लगता है कि इस वेरिएबल के पास जो ऑब्जेक्ट है अब उसका यूज नहीं है, तो उस वेरिएबल पे क्या डाल दो, नल। अपने आप उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जैसे ही वेरिएबल छोड़ेगा, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, तुम्हारी मेमोरी क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस। और अब जरा याद करो, वो एरे लिस्ट कैसे बनता था। मान लो हमें एक एरे लिस्ट ऐसे बनानी हो, तो अभी यहाँ हमें जो ये झंझट करनी पड़ रही थी भाई, मान लो हमें पहले पता था 3 का, फिर पता था किसका हुआ 5, फिर पता चला बाद में क्या 135। तो हम क्या करें, अगर एरे लिस्ट में यही काम कर रहे हो तो क्या करते हैं, न्यू एरे लिस्ट करते। किस टाइप का बनाना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप का ना, तो यहां लिखते क्या, स्ट्रिंग, और फिर वेरिएबल का नाम वेरे एरे एरे लिस्ट, और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट किसका, स्ट्रिंग का है ना, तो यहाँ लिख देते क्या, स्ट्रिंग। मान लो वेरिएबल का नाम रखते हैं क्या, एल। अब इसमें भी ऐड करना हो तो एल डॉट, इसमें साइज बताने की जरूरत नहीं है, बस एल डॉट ऐड करते जाए, चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 135 हो। जितनी बार ऐड करते जाओगे अपने आप ये ऐड करता, जैसे यहाँ पे भी हम ऐड करते जाए तो ये ऐड कर सकता, ये ऐड कर सकता है, और ऐड करते चले जाओ। ऐड मेथड जितनी बार 135 बार कॉल करोगे तो 135 डेटा ऐड हो जाएगा। यहां ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना एरे लिस्ट भी याद है ना, ऐड मेथड होता है इसमें, और कितनी बार ऐड मेथड कॉल कर सकते हो, जितनी बार मन करे। 500 बार कॉल कर लोगे तो 500 डेटा ऐड हो जाएगा। लेकिन ये ऐड पहले चल रहा है, इसके बाद वाला ऐड बाद में चलेगा ना। तो ये जो पहला डेटा है ये 0 इंडेक्स पे जाएगा, और ये जो दूसरा डेटा है वो 1 इंडेक्स पे जाएगा। और सच्चाई यही है, अगर हम इसके अंदर की कोड की बात करें कि ऐड मेथड में आखिर ऐड मेथड किसका हमने बनाया है, नहीं बनाया। अरे अब तो कॉल कर रहा है, ऐड मेथड हमने बनाया नहीं है। ऐड मेथड किस क्लास का मेथड है, एरे लिस्ट का। ऐड जो मेथड है वो एरे लिस्ट क्लास का एक मेथड है, उसके अंदर क्या कोड लिखा हो, वो भी अंदर कॉन्सेप्ट किसका यूज कर रहे हैं, एरे का। वो अंदर ऐड मेथड के अंदर अगर जाके देखो तो कोड यही लिखा होगा कि पहले क्या बना रहे होंगे, एक एरे बना रहे होंगे।
किसी साइज का, और जानते हो किस साइज का बनाते हैं जनरली, जो बनता है 10। जैसे ही ये लाइन चलेगी, मान के चलो अंदर ही अंदर वो क्या करेगा, 10 की साइज का क्या बना लेगा, एरे बना लेगा शुरू में। और जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, 10 है तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक। भाई वही करें ना, सेम पीछे ये कंसेप्ट किसका यूज कर रहा है, एरे का। और एक एक डेटा उठा के एरे उसमें एरे में या उस वहां पे रख दे रहा। बस इसके अंदर ऐड मेथड के अंदर इन लोगों ने इफ एल्स, पता है ना, इफ एल्स से ये कर सकते हैं ना कि अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर ऐसा हो तो ये करना है। अंदर उन्होंने यही कोड लिख रखा है कि अगर फट गया है ना, इस वजह से नहीं सर, बीच का एक सपोर्टर हट गया है, वो एक गिर गया था इसमें। मैंने वो लकड़ी लगा गिर गया। हाँ तो अच्छा क्या बता रहे थे, हाँ कि अगर इन लोगों ने ऐसे ही लगा रखा है, एक इफ एल्स लगा रखा है ऐड मेथड के अंदर, और उसमें ये चेक करते हैं कि अब जो ऐड कर रहे हैं उसका नंबर क्या है। भाई ऐड दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब तुम क्या कर रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो देख रहा है कि ऐड करना क्या जो नंबर ऑफ आइटम जो ऐड कर रहे हैं वो साइज से बढ़ने लगे हैं। शुरू में किस साइज का बनाया था, 10 का। जैसे ही देखता है कि साइज कम पड़ने लगी है, ये भरने लगा है, वैसे ही क्या करता है, अपने आप एक नया एरे अंदर ही अंदर बनाता है, और नए एरे के अंदर उस पुराने वाले एरे का डेटा उठा के क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, और नया डेटा जो ये डेटा होता है ये नए वाले एरे पे डाल देता है, और पुराने वाले को अपने आप क्या कर देता है, नल कर देता है। तो वो डिलीट हो जाता है, सिर्फ नया वाला बचता है। अब जब तुम फिर दोबारा और ऐड करते चले जाते हो और फिर साइज कम पड़ती है तो क्या करता है, एक बड़ा एरे बनाता है, पुराना वाला डेटा इसमें क्या करता है, नए वाले में कॉपी कर लेता है, और पुराने वाले पे वेरिएबल पे क्या डाल देता है, नल। तो वो क्या हो जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि नए वाले में पुराना वाला भी रखा है और एक्स्ट्रा जगह भी है। तो यही जान लो, अगर हम यहां पे जैसे ये कोड नहीं लिखे हैं, इसी टाइप का कोड लिखा होता है किसके अंदर, एरे लिस्ट के ऐड मेथड के अंदर। इन लोगों ने यही लॉजिक लगाया है कि ऐड करते जाते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, चीजें और आप ऐड करने लगते हो, क्या करता है वो, उसकी अपनी क्या कर लेता है, साइज नई बड़ी साइज का बना के और उसको उठा के क्या कर लेता है, कॉपी। तो ये चीज हमें खुद करनी पड़ रही थी, यही ना। तो अब हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐड मेथड के अंदर इन लोगों ने पहले से कर रखा। तुम्हें सिर्फ ऐड मेथड क्या करना है, ठीक है। लेकिन एरे लिस्ट के साथ एक बात और थी ना, अच्छा एरे लिस्ट में ऐड करना है तो ऐड मेथड कॉल करोगे, निकालना है तो कौन सा मेथड था, गेट मेथड, ठीक है। ऐड मेथड जो है ये आर्गुमेंट क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, स्ट्रिंग। अगर यहां तुम लिख दो क्या, क्रोम ड्राइवर, और यहां भी रख दो क्या, क्रोम ड्राइवर, तो अब देखो ये ऐड मेथड तुमसे क्या स्ट्रिंग भेजो, एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये कह रहा है भाई क्या भेजो, ऑब्जेक्ट किसका भेजो, क्रोम ड्राइवर, स्ट्रिंग का मत भेजो। तो जैसा एरे का टाइप होगा वैसा ही तुम उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, और निकालोगे तो वैसी ही वैल्यू तुमको मिलेगी। अगर कभी निकालना हो तो al डॉट कौन सा मेथड था, गेट डॉट गेट, और यहां भी पास करते क्या, 0 पास करोगे तो पहला मिलेगा, पहला मतलब a b c d d, और 1 पास करोगे तो दूसरा मिलेगा, मतलब क्या, x y z, और 2 पास करोगे तो तीसरा है ही नहीं, 2 ही डेटा है ना। हाँ तो एक्सेप्शन आ जाएगा, वही एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, समझ रहे हो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करके क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। सर जैसे ये पहला वाला जो बनाएगा एरे लिस्ट 10 मतलब 10 इंडेक्सिंग का बनाएगा, 2 वैल्यू डाले, तीसरा पाइप फॉल्ट उसका एरर टाइप देना चाहिए। नहीं, ये साइज स्टार्टिंग में 10 रखता है, लेकिन अंदर ही भाई देखो, ये लोग ऐड मेथड इन लोगों ने अंदर कोड रख रखा है। जब तुम कुछ नहीं ऐड करते हो तो उस कंडीशन में क्या करता है,
ये तो हम बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट मान लो 10 कर रहा है, ये अलग अलग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है और उस पर करता है कि इन लोगों ने कैसा इसको बनाया है। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साइज से स्टार्ट करते हो या 0, या फिर ऐड मेथड के अंदर कंडीशन लगा रखते हो कि अगर कोई डेटा ऐड नहीं हुआ है तो भले साइज तुम स्टार्टिंग में 10 बनाए हो लेकिन कोई डेटा मत दो, इनको इंडेक्स क्या कर देना, एक्सेप्शन थ्रो कर देना। ये देखो ऐड मेथड हमने नहीं बनाया है, हमने तो बस हम क्या कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं। एरे लिस्ट में डेटा रख सकते हो, बस इसमें साइज बताने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना एक बहुत बड़ी चीज, कॉमन चीज है एरे लिस्ट और एरे में, और इसलिए भी है क्योंकि एरे लिस्ट भी अंदर किसका इस्तेमाल करता है, एरे का। एरे लिस्ट भी अंदर इस्तेमाल किसका करता है, एरे का ही। तो मेमोरी जो लेते हैं ये इकट्ठा लेते हैं, मेमोरी क्या लेते हैं, ये इकट्ठा लेते हैं। अगर तुमने अच्छा एरे लिस्ट में तो कुछ नहीं बताया है ना, अब ये कितनी मेमोरी लेगा, मान लो स्टार्टिंग में कितनी ले रहा है, 10 की ले रहा है, लेकिन जैसे ही 10 डेटा ऐड करके 11वां डेटा मान लो तुम ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, अपनी साइज बढ़ा देगा। मान लो साइज बढ़ा के 10 से क्या कर दिया, 20 कर दिया, तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर एक नया बनाएगा 20 का। तो 10 वाले को नहीं छेड़ेगा, ध्यान से समझना, 10 वाले को नहीं छेड़। जैसे मान लो न्यू एरे लिस्ट करके बना चला, इसने क्या किया, मान लो 10 की साइज का एक एरे अंदर बना लिया और उसी के अंदर एक एक करके डेटा क्या करना शुरू किया, ऐड करना शुरू किया। जब तुम ऐड मेथड कॉल किए, जैसे ही ऐड मेथड तुम मान लो 11वीं बार कॉल किए तो ये क्या किया, देखा कि अब मेरे पास जगह नहीं है, तो उसने क्या किया, जो ही पुराना वाला है एक नया एरे बनाया, पुराने वाले को छेड़ा नहीं, एक नया बनाया और उसकी साइज क्या रखा, मान लो 20 रखा, उसकी साइज क्या रखा, 20 रखा, और 10 का डेटा, वो जो पुराना वाला था एरे, उसका डेटा उठा के इसमें क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और पुराने वाले को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद अब तुम ऐड करते गए और कॉल करता गया, जैसे ही 20 हुआ वैसे ही क्या किया, एक नया बनाया, मान लो 40 का बनाया, और 20 उठा के उसमें क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और इसके बाद फिर एक एक करके ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो अंदर ही, लेकिन जब 10 का, पहले 10 का था, फिर जब 20 का बनाया तो 20 के लिए जगह लिया ना, तो उसको इकट्ठे 20 चाहिए था कि नहीं चाहिए था, 10 तो था ही, और इकट्ठे 20 इसको और चाहिए, और फिर 10 डेटा उठा के 20 में रखा। ये अलग बात है कि फिर 10 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जब उसमें 20 जो 10 का 10 डेटा था वो 20 वाले में आ गया। अब जैसे ही उसको और ऐड करना हुआ तो क्या किया, अब 40 का बनाया, 20 वाले को कुछ नहीं किया, 40 का नया बनाया। तो जो उसे 40 डेटा रखने के लिए, मान लो एक डेटा 8 बाइट मांग रहा है, तो 40 कितना मांगेंगे, 320 बाइट। वो 320 बाइट मेमोरी उसे क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। फिर उसमें उठा के 20 डेटा क्या करेगा, उसका कॉपी कर देगा, फिर उसमें डेटा ऐड करना शुरू करेगा। फिर अगर हुआ कि नहीं अभी कम पड़ रहा है और बड़ा बनाना है, तो 40 से क्या माना, मान लो 80 का बनाया, तो 40 को नहीं छेड़ा, 80 का नया बनाया, 40 का एक एक करके उसमें क्या किया, कॉपी हो गया किया। जब वो कॉपी हो गया तब 40 वाले को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन 80 उसे जो चाहिए अब क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। फिर मान लो साइज बढ़ा के मान लो 1000 किया, तो क्या करेगा, 1000 नया, 80 वाले को कुछ नहीं किया, 1000 के लिए नया वो लिया, स्पेस लिया, 1000 के लिए क्या किया, नया स्पेस लिया, ठीक है। और 1000 गुणे 8 मतलब कितना, 8000 बाइट। और वो वाला पुराना वाला डेटा 80 डेटा उठा के इसमें क्या किया, कॉपी किया, और फिर इसके बाद उसमें क्या किया, उसमें फिर और ऐड करना शुरू करो। तो लेकिन इसे जो मेमोरी चाहिए क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। इसीलिए इन एरे की भी और एरे लिस्ट की भी, दोनों के साथ ये इशू है, दोनों की ये प्रॉब्लम है कि अगर ये बहुत बड़ा ज्यादा डेटा रखना, कई बार हमारे पास डेटा लाख बड़े करोड़ों में होता है, कई बार हमारे पास डेटा क्या होता है, लाखों करोड़ों डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है। तो उस सिचुएशन में एरे और एरे लिस्ट कई बार हम नॉर्मल सिस्टम पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब उनकी एरे और एरे लिस्ट की बात करोगे, उतने डेटा की बात करेंगे, तो वो उस साइज का बनाना चाहेंगे, और इकट्ठा उतनी चाहिए होगी, इकट्ठा मान लो तुम्हारे रैम में उतनी जगह खाली नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी की एरर है, ठीक है। सर जैसे हमें फार से करना है वैल्यू को कॉपी,
तो कैसे करें, उसका जगह कैसे देंगे कि इसका इसमें हाँ, ऐसे? नहीं होगा। तो सर नहीं हो पाएगा। फारिश से करोगे? यस। नहीं। ठीक है, ये क्लियर है? एरे और एरे लिस्ट। चलो, अच्छा ये सबको पता है ना कि कहाँ गया आपका वो? ये लॉगिन का है। चलो इसी को थोड़ा सा चलो, एक ये है बाई डॉट एक्सपाथ और यहाँ नेम की वैल्यू क्या लिख देते हैं? लॉगिन। और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो इसको चलाते हैं। एक्सपाथ आप लोगों को पेरेंट चाइल्ड बताया गया है? नहीं ना, अभी नॉर्मल एक्सपाथ बताया गया। अच्छा, चलो मान लो यहाँ आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है? मार्केटिंग पे क्लिक करना है। तो लिंक है एक, वो इतने दिन से देख रहे हो, है ना? और बाई डॉट एक्सपाथ की जगह क्या कर देते हैं? लिंक टेक्स्ट। और यहाँ क्या लिख देते हैं? मार्केटिंग। और टेक्स्ट फंक्शन हमने बताया है कि नहीं? टेक्स्ट कंटेन्स, ये सब कंटेन्स हो गया होगा, टेक्स्ट भी हो गया, टेक्स्ट भी बताया होगा, कंटेन्स sir. बताया होगा, स्टार्ट्स भी बताया होगा। हो गया। बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट मान लो लीड स्पीकर। चलो, तो ये क्या कोड करेगा? मार्केटिंग पे क्लिक करेगा, फिर इसके बाद लीड्स पे करेगा, खाली है। ऐड करना पड़ेगा। किसी और में डेटा है? एक और ऐड कर देते हैं। तो जो डेटा डालना है डालो, ठीक है? इस तरह से
अब देखो मार्केटिंग के अकाउंट्स पे इस तरह से 3 डेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्लियर है? अब हमें करना क्या है, मान लो ये चेक बॉक्स क्या करना है, चेक करना है। तो इसके लिए पता है चेक बॉक्स को चेक करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, बस वही क्लिक मेथड कॉल करोगे इसके ऊपर तो क्या करेगा, क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो चेक हो जाएगा, चेक हो जाएगा। दोबारा क्लिक कर दोगे इसी को तो क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ठीक है, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। ये टैग क्या है, इनपुट है, टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, मतलब ये इंफॉर्मेशन है, नेम है, आईडी भी है, और क्या है, वैल्यू है, ऑन क्लिक है, ऐसे ये सब है। दिख रहा है? तो हमें मान लो इसी चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो हम क्या करें, कौन सा एक्सपाथ यूज करें, नेम यूज करें या आईडी? नेम, देखो नेम भी है, आईडी भी है, लेकिन आईडी के बारे में एक क्वालिटी है कि आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आईडी की जो वैल्यू है हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। आईडी की वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती। तो आईडी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो फिर यहाँ पे चाहो तो एक्सपाथ दे दें, /input @id = 2। सही है? अच्छा, तो चलो इसको पे अगर क्लिक करना हो तो इसका एक्सपाथ लिख के डॉट क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा ना, कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चीज है, देखो हमें टेस्ट क्या करना है, अपना टेस्टिंग का पॉइंट समझो। हमें टेस्ट ये करना है, इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी समझो। इसमें ये फंक्शनैलिटी ये है कि ये चेक बॉक्स दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पहला चेक किया तो चेक हो गया, दूसरा चेक किया तो चेक हो गया, तीसरा जब चेक किया, देखना ध्यान से ऊपर वाले को, तो अपने आप ऊपर वाला हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसमें यह फंक्शनैलिटी है कि अगर सारे चेक बॉक्स नीचे वाले क्या कर दोगे, चेक कर दोगे, तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो जाएगा। ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है, नंबर 1 फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी नंबर 2 है, अगर ऊपर वाले को अनचेक कर दो, क्लिक कर दे तो अनचेक हो जाएगा ना, तो सारे क्या हो जाएंगे, अनचेक। ऊपर वाले को चेक कर दो तो नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, चेक। और अगर नीचे वाले सारे को चेक कर दोगे तो ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा। ये कई 3-4 इसमें क्या है, ये फंक्शनैलिटी है। तो ऐसा नहीं इसके ऊपर एक टेस्ट केस लिखा रहेगा, इसके ऊपर कैसे कितने टेस्ट केस लिखे रहेंगे, मल्टीपल टेस्ट केस लिखना जानते हो ना, कि जैसे सही यूजर नेम, गलत पासवर्ड। तो इसी तरह से ये फंक्शनैलिटी है कि नहीं है, कि सारे नीचे वाले चेक करो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ऊपर वाला चेक कर दोगे तो सारे नीचे वाले हो जाएंगे, ऊपर वाला अनचेक कर दोगे तो सारे अनचेक हो जाएंगे। अगर नीचे वालों में से किसी एक को भी अनचेक कर दिए तो ऊपर वाला अपने आप अनचेक हो जाएगा, है ना। तो ये फंक्शनैलिटी है, ये बनाई क्यों गई है इस एप्लीकेशन में। अगर ये बात करें, जैसे तुमको दिख रहा होगा, मान लो यहां हमें डिलीट करना हो पहले अकाउंट को या दूसरे अकाउंट को, तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये इसकी फंक्शनैलिटी इस एप्लीकेशन में है कि अगर डिलीट करना है तो ऐसे क्या कर लो, तुम डिलीट कर लो। लेकिन मान लो हमें सारा डिलीट करना है, तो इस अब मान लो यहाँ 3 ही दिख रहा है, तुमको आसान लग रहा है 3 ही क्यों, 10 डेटा भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, मान लो 50 डेटा हो। अब 50 के 50 डिलीट करना है, या तो जाओ 50 बार क्या करो, क्लिक करके। भाई एक यूजर, एक कस्टमर जो इसको मान लो यूज कर रहा है, उसने क्या किया, 50 डेटा ऐड किया, बाद में उसको जरूरत लगेगी 50 के 50 से क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या करेगा, एक एक करके कस्टमर जाएगा 50 पे चेक करेगा और फिर या एक एक करके सबको क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, एक फंक्शनैलिटी दे दी कि अगर कभी तुमको अगर एक डिलीट करना है तो एक सेलेक्ट करके डिलीट कर लो, और अगर पूरा डिलीट, अगर मान लो 2 डिलीट करना है तो 2 सेलेक्ट कर लो, तीसरा छोड़ दो। या 50 है, 2 डिलीट करना है तो 2 क्लिक सेलेक्ट कर लो और 48 क्या कर दो, छोड़ दो, और इसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करो तो 2 ही डिलीट होंगे, बाकी 48 के साथ कुछ नहीं होगा। सारे करने हैं तो सारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो सिर्फ ऊपर वाले को चेक करो, ऊपर वाले को करोगे तो सारे हो जाएंगे। अब डिलीट करोगे तो क्या हो जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है।
या फिर मान लो सारे डिलीट हो गए, सेलेक्ट हो गए, हमको अगर नहीं, हमें नहीं डिलीट करना है, सारे किसी एक को करना है, अब क्या करें? तो फिर से इस पर क्लिक कर दें तो सारे हट गए, अनचेक किया तो सारे नीचे वाले अपने आप अनचेक हो गए, जिसको डिलीट करना है उसको अकेले सेलेक्ट किया और उसे क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी कस्टमर के लिए डेवलपर ने बनाई है। अब टेस्टर की जिम्मेदारी क्या है कि जो जो सिनेरियो, जो जो चीजें भविष्य में यूजर फेस कर सकता है, जो जो चीजें वो करेगा इस पे, वो पहले ही वो चीजें करके देख ले कि वो चीजें सही से काम कर रही हैं कि नहीं। टेस्ट केस और क्या है? टेस्ट केस यही तो है ना कि कल को कस्टमर जैसे इस्तेमाल करेगा वैसा ही हम पहले भाई टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग यही है ना कि जैसा बाद में कस्टमर इस्तेमाल करेगा वही चीज पहले ही करके देख लो तो पता चल जाएगा कि वो चीज सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब कस्टमर हजारों होंगे, लोग अलग अलग जरूरत से उस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसमें फिर ये संभावनाएं बनेंगी ना कि ऐसे यूज किया जाए तो क्या होगा, वैसे यूज किया जाए तो क्या हो। इसीलिए तो क्या लिखा जाता है, टेस्ट केस। एक फीचर रहेगा, उस फीचर के ऊपर क्या किए जाएंगे, ढेर सारे क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस लिखे जाएंगे। एक फंक्शनैलिटी रहेगी, उसके ऊपर ढेर सारे क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस। तो कई टेस्ट केस लिखे जाएंगे। उसमें एक टेस्ट केस ये है कि अगर सारे नीचे वालों को चेक करो तो ऊपर वाला चेक हो रहा है कि नहीं, ये तो एक टेस्ट केस। दूसरा टेस्ट केस है ऊपर वाले को चेक करो तो सारे नीचे वाले हो रहे हैं कि नहीं। तीसरा है ऊपर वाले को अनचेक करो तो सारे अनचेक हो रहे हैं कि नहीं। अगर सारे चेक्ड हैं और एक अनचेक कर दो तब भी ऊपर वाला क्या हो जाना चाहिए, अनचेक। ऊपर वाला चेक होने का मतलब है कि सब चेक हो चुके हैं। तो ऐसे 5, 6, 7 क्या लिखे हमने, टेस्ट केस लिखे। अब हमें वही टेस्ट, अब वही वो हमने टेस्ट करके देखने हैं। एक आदमी तो टेस्ट करके देख लेगा, टेस्टर, ठीक है, मैनुअल टेस्टर, लेकिन हमें यही चीज क्या करनी है, ऑटोमेट करनी। यही टेस्टिंग मेरा कोड करे, क्योंकि ये टेस्टिंग हमें एक बार नहीं करनी है, ये टेस्टिंग हमें हर बार करनी है। पता है ना आपको, रिग्रेशन टेस्टिंग, वही चीज बार बार टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम चीजों को क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। और क्यों ऑटोमेट करते हैं? अब देखो, तो हमें भाई चलो एक्स पाथ लिख दिया था ना, ये किसका एक्स पाथ था, शायद पहले वाले का था, इसका, हाँ ये, हाँ अंदर मतलब नीचे, ये तो इसको कहते हैं चलो ऊपर वाला, ये तो क्या हो गया। या इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करें, ये क्या है, एक देखने में टेबल जैसा लग रहा है ना, क्या लग रहा है ये, टेबल। इसको बोल सकते हैं ये टेबल का क्या है, हेडर या हेडिंग, और इसके अंदर जो है वो है क्या, टेबल की चीजें या टेबल का डेटा, ऐसे ही है ना। तो कह सकते हैं कि ये हेडर चेक बॉक्स है, ये क्या है, हेडर चेक बॉक्स है। और अंदर फिर देखो कहीं भी, अच्छा बताओ, कहीं भी कोई भी रजिस्टर बनाते हो तुम, जैसे यही अटेंडेंस का रजिस्टर बने तो क्या होता है, हेडिंग रहता है ना, नाम, डेट और फलाना, ये क्या रहती है, उसकी हेडिंग रहती है ना। और फिर हेडिंग में तो जो ऊपर हेडिंग है वो भी समझो क्या है, एक टेबल है। जो ऊपर की पहली लाइन है जहां लिखा है नेम, डेट और प्रेजेंस है ना, तो वो क्या है, वो कॉलम है, या कहेंगे क्या है, टेबल के क्या है, हेडर है। और अंदर जो लिखा हुआ है किसी का नाम, उस दिन वो आया कि नहीं, कौन, और डेट की वैल्यू, वो सब क्या कहा जाएगा, वो सब कहा जाएगा क्या, डेटा, वो सब कहा जाएगा डेटा। तो हेडर, जैसे यहां देखो हेडर है ये, और बाकी तीनों क्या है उसके अंदर, डेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब हमें ये क्या करना है कि एक एक करके सब पे क्या करना है, क्लिक करना। हमको सबको एक एक करके क्या करना है, चेक करना है। चलो अच्छा, हमने एक्स पाथ यहां लिख दिया है, एक्स पाथ इसका ये सही है। और अब लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फाई डॉट एक्स पाथ लॉजिक, ये हो गया, और डॉट क्लिक। तो लेकिन ये तो इस पे चेक करेगा, हमें दूसरा भी देखना है, तीसरा भी, उनका भी देख लेते हैं भाई क्या है। इसकी आईडी क्या है, 3, और इसकी आईडी क्या है, 4। तो लिख दें 2, 3
और 4। अब ये चलेगा तो क्या होगा, एक एक करके तीनों को क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, तीनों चेक हो जाएंगे। फिर हमको वैलिडेट करना है क्या, ये ऊपर वाला, कि ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं। यही है ना टेस्टिंग। टेस्टिंग का पॉइंट तो हमारा क्या है, यही है कि सारे नीचे वाले जब चेक किए तो ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं। तो भैया इसको भी देखते हैं। इसके पास भी क्या है, इनपुट है, टाइप है, नेम है, आईडी तो नहीं है लेकिन नेम है ना। चलो नेम है तो एक काम करते हैं, कंट्रोल F / इनपुट @नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर 1/1 आ गया। और ऊपर वाले को सही है ना। लेकिन देखो ऊपर वाले पे हमें क्लिक नहीं करना है, ऊपर वाले को हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वो चेक हुआ या नहीं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट XPath और ये / इनपुट @name इक्वल टू क्या, सिलेक्टर। अब लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। अब अच्छा तो कोई चेक बॉक्स है, चेक्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हमने मेथड बताया है ना, याद रखो। वेब एलिमेंट क्लास के अंदर एक मेथड था इज सेलेक्टेड। वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन के लिए इस्तेमाल होता था। वो बताता था अगर वो चेक बॉक्स तुम्हारा चेक्ड है तो रिटर्न करता था ट्रू, और अगर अनचेक्ड है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। याद करो वेब एलिमेंट के 3 मेथड इज करके थे ना। एक इज डिस्प्लेड था, एक इज इनेबल्ड था और एक इज सेलेक्टेड था। इस डिस्प्लेड भी देता है, वो ये बताता है कि यूआई पे वो विजिबल हो रहा है या नहीं। इस इनेबल्ड बताता है कि वो इनेबल्ड है या नहीं, और इस सिलेक्टेड बताता है कि वो सिलेक्टेड है। लेकिन हाँ, इस डिस्प्लेड इज इनेबल्ड तो किसी के लिए भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन इज सिलेक्टेड मेथड किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। बटन में थोड़ी ना होगा, बटन थोड़ी ना चेक्ड होती है, अनचेक्ड होती है। चेक बॉक्स होते हैं ना, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन बस 2। तो देखो इज सेलेक्टेड अगर क्या है, याद रखना है इज सेलेक्टेड है, और अगर ये मेथड है ये रिटर्न करता है तुम्हें हमेशा क्या, अगर चेक बॉक्स के लिए इस्तेमाल करना और रेडियो बटन, बस किसी तीसरे के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें ये बताएगा कि वो सिलेक्टेड है या नहीं। अगर ट्रू आया, देखो रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन ना। अगर ट्रू आया तो मतलब सिलेक्टेड है, फॉल्स आया तो मतलब सिलेक्टेड नहीं है। यहां लिख दिया, लिख देते हैं इसका नाम ये बूलियन, और लिख देते हैं हेडर चेक बॉक्स स्टेटस। ठीक, अब यहां लिख दिया इफ, याद है नहीं फिर हमने करवाया था, वैलिडेशन बिना इसके नहीं होगा। इफ हेडर चेक बॉक्स स्टेटस डबल इक्वल टू क्या है, ट्रू है, तो फिर क्या है ये पास है। लिख देते हैं क्या, पास्ड ऑल दी, वो लिख देते हैं हेडर ना, हेडर चेक बॉक्स इज चेक्ड या सिलेक्टेड। हेलो, और फिर एल्स इज अनचेक्ड, और ये तो पास्ड है, और ये तो क्या हो गया भाई, अगर ऐसा हो रहा है कि सारे नीचे वाले चेक कर दो तब भी ऊपर वाला चेक नहीं हो रहा है, तो यही तो क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट यही होता है ना, जैसा होना चाहिए वैसा ना हो तो चीज क्या हो गई, फेल है। फेल है तो मतलब क्या है, डिफेक्ट। अब चला के देखो इसे जरा, कहाँ पे, अच्छा ठीक है। अब चला के देखो, देख रहे हो, चेक करो, इसने सारा क्या कर दिया, चेक किया, ऊपर वाला चेक हो गया, और तभी देखो ये क्या हो गया, पास हो गया। ऐसे ही होगी ना टेस्टिंग, चल रहा है ना ये। मान लो इसी एप्लीकेशन पे हमने स्क्रिप्ट बना दी और ये स्क्रिप्ट अच्छे से काम कर रही कि नहीं कर रही, दोबारा चलाओगे चलेगा। लेकिन अगले दिन हमने ही या किसी और ने यहाँ गया
और एक अकाउंट उसने क्या कर दिया, और ऐड कर दे, ऐड हो गया। मान लो हमने नहीं ऐड किया भाई, एक वेब एप्लीकेशन है, जैसे कोई भी वेब एप्लीकेशन होता है तो उसे यूआरएल से कई लोग यूज करते हैं ना। मान लो एक वेब एप्लीकेशन था ये, इसके ऊपर हम भी काम कर रहे थे, कोई और भी, हमने देखा 3 चेक बॉक्स हैं और ये फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करने के लिए इस तरह से हमने कोड लिख दिया, चला के देखा, पास हो गया, मतलब लगा कि हमारा कोड सही है। अगर कभी गलती होगी तो एरर आएगा भाई। अगर मान लो एप्लीकेशन में ऐसा कभी हुआ कि वो चेक नहीं रहा, क्या हो गया, अनचेक ही रहा, चेक नहीं हुआ तीनों को चेक करने के बाद भी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस समय क्या आता, फेल आता। पता है ना ये बात, पास इसलिए आ रहा है कि ऊपर वाला चेक हो गया, अगर ऊपर वाला चेक नहीं होता तो क्या आता, फेल। लेकिन किसी ने एक डेटा और ऐड कर दिया। अब ऐड डेटा तुमने किया, हमने नहीं किया, हम तो स्क्रिप्ट ऑटोमेट किए थे। अगले दिन हम फिर सोचे स्क्रिप्ट चला के देखें, हमसे कहा गया टेस्टिंग करके बताओ वो फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं, तो हमने ऑटोमेट करके रखा हुआ था, हमने चला दिया। अब हम चला के देख थोड़ी रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या आया, फेल्ड। हम वहां थोड़ी देख रहे हैं, हम तो यहाँ देखे, अरे फेल्ड हेडर चेक बॉक्सेस क्या अनचेक, तो हमें लगा क्या है, डिफेक्ट है। लेकिन जब हम अपना एप्लीकेशन खोल के गए वहां देखे तो समझ में आया यहाँ 3 नहीं, यहाँ तो कितने चेक बॉक्स हैं, 4। यहाँ कितने चेक बॉक्स हैं, 3 नहीं है, कितने हैं, 4। इस वजह से फेल हुआ है, ये कोई डिफेक्ट विफेक्ट नहीं है, हमारी ही गलती है। यहाँ पे 3 के बजाय क्या लिखना चाहिए, 4। तो यार फिर हम एक और बढ़ा दे लाइन, फिर पता चला तुम भी काम कर रहे हो उसी एप्लीकेशन पे, हम भी कर रहे हैं, तुम गए 10 और ऐड कर दिए, तो फिर हम 10 लाइन और बढ़ाए। फिर एक दिन गए तुम सारा डिलीट कर दिए। हाँ? तो अगर सोचो यही जैसे अभी 4 हैं, 2 डिलीट कर दो, अगर क्या कर दें हम, 2 डिलीट कर दें, लो इसको ऐसे क्या कर दें, डिलीट, ओके कर दें, डिलीट हो जाएगा। जब डिलीट कर देंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये मेरा कोड 2 पे तो काम कर लेगा, जब तीसरे पे काम करने जाएगा तो तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा तो है ही नहीं, है ना। तो एक्सेप्शन आ जाएगी, कहेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कहेगा कहाँ है तीसरा, वो पेज पे नहीं है, क्योंकि वहां से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और ये कोई मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसा होगा ना, एक एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम अकेले थोड़ी टेस्टिंग करते हो, 5 लोग और करते हैं ना, 2 तो मैनुअल टेस्टर भी कर रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टर भी कर रहे हैं, तो कोई नया डेटा जोड़ रहा है, कोई नया डेटा क्या कर रहा है उसमें से, भाई किसी को टेस्ट कर रहा है, मैनुअल टेस्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तुम्हें अपना करना है काम। यहां गड़बड़ क्या है, यहां ये गड़बड़ है कि भाई पता नहीं है यहाँ कितना डेटा होगा, कल को 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो तुम्हारा, जबकि मेरा कोड भाई या तो 3 के लिए चलेगा, या तो 4 के लिए, या तो भाई जितनी लाइन लिखोगे उतनी बार चलेगा। तो अब तो ये तो समस्या ये हो गई इस ऑटोमेशन की कि बार बार स्क्रिप्ट को अपने चेंज करो, जाके चेक करो, अच्छा यहाँ 10 और बढ़ गया तो 10 लाइन जोड़ो तब चलाओ, तो क्या फायदा। इससे अच्छा तो मैनुअली ही देख लिए होते, 10 लाइन जोड़ने में कितना टाइम लगा दोगे, इससे अच्छा तो आदमी जाके हाथ से देख लेता। अगर मान लो इसको हर बार चलाने से पहले, अपने स्क्रिप्ट को हर बार चलाने से पहले तुम्हें एप्लीकेशन चेक करके फिर उसमें 4 लाइन जोड़ना है, घटाना पड़ रहा है, तो ऐसा ऑटोमेशन तो क्या है, बेकार है ना। ये देखो सामने एक चीज और, यहां कुछ पता है कितना डेटा होगा, हो सकता है आज 4 है, कल 10 हो, 20 हो, परसों 5 हो, कोई घटा रहा हो, कोई हटा रहा हो, कोई डिलीट कर रहा हो, कोई जोड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा है ना। सब लोग टेस्टिंग कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट पे, हम भी कर रहे हैं, 4 लोग और भी कर रहे हैं। तो ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरी अच्छा। लेकिन अगर यही चीज एक आदमी से टेस्ट करने को बोलो, अगर यही चीज किससे बोलो, एक आदमी से, तो आदमी 3 या 4 थोड़ी गिन के बैठा कि हम 3 बार करेंगे, वो यहां आके देखेगा कितना है, 4 दिखेगा तो कितनी बार क्लिक करेगा, 4 बार। 40 दिखेगा तो कितनी बार करेगा, और 2 दिखेगा तो 2 बार, क्योंकि इंसान के पास अपना दिमाग है भाई। जब वो पढ़ेगा टेस्ट केस में लिखा है कि सारे नीचे वाले चेक करो और देखो ऊपर वाला हो रहा है कि नहीं, तो आके यहाँ देखेगा। ऐसे थोड़ी ना वो घर से सोच के आया कि आज तो जा रहे हैं 4 बार क्लिक करेंगे, वो आएगा खोल के पेज देखेगा, भाई 4 दिखाएंगे तो 4 बार करेगा, 14 दिखाई देंगे तो 14 बार करेगा, 2 दिखाई देंगे 2 बार करेगा, और फिर देख लेगा ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं।
ये इंटेलिजेंस किसके अंदर है? आदमी के अंदर। यही हमें अपने स्क्रिप्ट के अंदर भी डालनी है कि वो भी ऐसे चले, जितने रहें, 4 हैं तो 4 बार करें, 10 हैं तो 10 बार करें, 2 हैं तो 2 बार करें, या 1 बार भी नहीं है तो 1 बार भी ना करें। मान लो 1 भी नहीं है वहां पे डेटा, तो 1 बार भी ना करें। तो अब ये चीज कैसे, तो यहां समस्या किस बात की? देखो यहां जो सबसे बड़ी, अच्छा एक चीज ये है भाई, अच्छा बताओ, अगर कल को 40 चेक बॉक्स हुए तो ये कोड भी बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर 40 चेक बॉक्स हुए तो यहां कितनी लाइनें हो जाएंगी? 40। तब ये भी एक समस्या है कि नहीं? ध्यान से इस बात पे सोचो, अगर 40 चेक बॉक्स हुए तो 40 लाइनें लिखोगे, 100 चेक बॉक्स हुए तो क्या 100 लाइन लिखोगे? ऐसे तो लाइनें क्या हो जाएंगी, कोड में बढ़ती जाएंगी। लेकिन लगभग हर लाइन में काम तो सेम ही है ना। काम क्या है? काम सिंपल सा है कि जाना है और चेक बॉक्स पे वो करना है, चेक करना है, दूसरे पे भी क्या करना है, चेक करना है, तीसरे पे भी क्या करना है, चेक कर, क्लिक करना है। काम क्या है? सेम है, सिंपल है, लेकिन वही कई बार करना है। एक ही वर्क कई बार करना हो तो किसका यूज करते हैं? लूप का। एक ही काम को देखो एरे का यूज करते हैं एक कई तरह के डेटा को रखने के लिए, और अगर कोई काम करना है तो उसके लिए तो कोई लाइन होगी ना। तो कहां गया? जरा ये देखो, अब कैसे करें इसको यार? अगर ये लूप में डाल दे चलेगा? कैसे लूप में डालें? यही लाइन है बार बार ना। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ 40 लाइनें लिखने से बचना चाहते हो तो इस लाइन को किसके अंदर डालो? लूप के अंदर। मान लो 40 हैं तो क्या करेंगे हम? इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू 39। 40 है तो कहां तक जाएगा? 0 से 39 तक। या अगर गिनती 1 से शुरू करें तो कहां तक जाएगा? 40 तक। अच्छे ये बताओ, एक्स पाथ में कंसेप्ट बताया गया है तुमको, इंडेक्सिंग बताया गया होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, जैसे ये देखो। अच्छा पहले ये देखो, अच्छा अगर कभी भी मान लो जैसे ये एलिमेंट है, ध्यान से समझना, 1 2 3, ये 3 क्या है? चेक बॉक्स हैं, और इनको चेक करके इंस्पेक्ट करके देखो इनके पास क्या क्या एट्रीब्यूट है। टाइप क्या है? इनपुट है। टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। नेम क्या है? सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है। आईडी क्या है? 2 है। वैल्यू 2 है, आंतरिक है। मान लो आईडी ना हो तो वैल्यू यूज करोगे। मान लो वैल्यू भी नहीं है, आईडी भी नहीं है, और सिर्फ क्या है? टाइप है और नेम है, तो क्या यूज करोगे? नेम को। चलो करके यूज देखो, /name इक्वल्स टू, यहां क्या आ रहा है? 1 of 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। इसका मतलब है जो एक्स पाथ लिखा है हमने वो यूनिक नहीं है भाई। वो कितनों से मैच कर रहा है? देखो ये पढ़ना सीखो। 1 of 3 लिखा होने का मतलब ये 3 से मैच कर रहा है, और ये जो अभी येलो कलर से हाईलाइटेड है ये कौन सा है? पहला। अगर इस पे क्लिक करो तो यहाँ 2 of 3 आ गया ना। अब जो हाईलाइटेड है ये कौन सा है? दूसरा। ऐसे ही देखो 3 of 3, फिर जाओगे तो फिर 3 के बाद कहाँ आ जाएगा? पहले 3 ही है ना। ये तो बात समझ में आती है ना कि 1 of 2 1 of 3 जो दिखाता है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस एक्स पाथ के बेसिस पे ढूंढने पे उसे कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं मिला। इसे कितने मिले? 3। अब मान लो हमें इस दूसरे पे क्लिक करना है। किस पे? दूसरे पे। अब तो तब ऐसा होता, ये अब ऐसा कभी भी केस आता है तो हम क्या करते हैं? अपने एक्स पाथ को कहां रखते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर, और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या? 2।
यही क्या हो गई, इंडेक्सिंग। अब ये किस पे काम कर रहा है, दूसरे पे। देखो अच्छा फिर से याद करो, तुम लोग को बताया तो था यार। अरे बहुत लोग तो सिर हिला दिए। यूज भी करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अच्छा अगर मान लिखे हैं हम बाई डॉट एक्स पाथ, और ये अच्छा नीचे का भी चलो कमेंट कर देते हैं। देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ देना है हमें किसका, चलो यही एक्स पाथ हमने लिखा था ना पहले, ये है ना। अगर ये एक्स पाथ हम लिखें यहां पे हम दे दें ऐसे और लिखें डॉट क्लिक, तो ये क्या करेगा, नो सच एलिमेंट नहीं भाई, देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, पहले ये चलेगा ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्स पाथ हमने ये दिया है ना, इस एक्स पाथ पे के बेसिस पे जाके पेज पे ढूंढेगा कितने एलिमेंट हैं। मान लो इसके बेसिस पे ढूंढने पे उसे एक नहीं कितने मिलेंगे, 3। उसे कितने मिल रहे हैं, 3। तो तीनों में से जो पहला होगा उसके ऊपर ये वर्क करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं देगा। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तब देता है जब जो एक्स पाथ देते हो और उस एक्स पाथ के बेसिस पे जाके वो क्या करता है, जब पेज पे जाके ढूंढता है तो उसे क्या होता है, एक कुछ नहीं मिलता, एक भी एलिमेंट नहीं मिलता। लेकिन इस एक्स पाथ के बेसिस पे जो हमने लिखा है एक नहीं, यहां देखो कितने मिल रहे हैं, ये तो चेक कर सकते हो ना यार। इसे कॉपी करो, यहां ले आओ और फिर क्या करो, पेस्ट करो, लिख के आ गया क्या, 1 of 3। तो सीधे बात है ये किस पे काम करेगा भाई, 1 of 3 मतलब 3 है ना, एक नहीं है, कितने हैं, 3 है। तो ये 3 में से जो पहला है, पहला कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये वाला देखो, पहले पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जब भी कोई एक्स पाथ देते हो, अगर तुम्हारे एक्स पाथ से उसको पेज पे या लोकेटर से पेज पे एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो हमेशा वो काम उनमें से किस पे करता है, पहले पे। लेकिन तुम्हारा सिनेरियो ये है, तुम्हें करना क्या था, तुम्हें दूसरे पे चेक करना था, किस पे, दूसरे पे। लेकिन ये एक्स पाथ किस पे करेगा, पहले। या तो ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो जो दूसरे की क्या हो, यूनिक हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन तुमने दी वो दूसरे की वो यूनिक नहीं है, वो पेज पे किसी और से भी मैच कर रही। हो रहा है कि नहीं ऐसा, ये देखो पहला है और फिर दूसरा है और फिर ये क्या है, तीसरा है। हमें काम किस पे करना है, दूसरे पे। हमें चेक करना है किसको, दूसरे को। लेकिन ये एक्स पाथ हमने जो लिखा है ये किससे मैच कर रहा है, तीनों से ना। तो अगर तीनों से मैच करेगा तो हमेशा काम किस पे करेगा, पहले पे। मान लो कोई एक्स पाथ दिए, जैसे अगर हम कोई एक्स पाथ दिए और वो एक्स पाथ के बेसिस पे पेज पे कितने आइटम मिले, 10, तो काम किस पे करेगा, वो 10 में से जो कौन सा होगा, पहला। ठीक है, जैसे एक चीज और देख लो, जैसे यहां देखो अगर ऐसा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है तो क्या मिलेगा तुम्हें, वेब एलिमेंट। अब ये बताओ किसका वेब एलिमेंट लेके आएगा, इस एक्स पाथ के बेसिस पे ढूंढने पे जितने मिलेंगे उनमें से पहले का। इसीलिए तो हम ऐसा एक्स पाथ लिखने की कोशिश हमेशा करते हैं कि एक्स पाथ ऐसा लिखो जो क्या हो, यूनिक, पहले दूसरे का चक्कर ही ना हो। जब यूनिक होगा तो वही एक मिलेगा, तो वही पहला है, वही दूसरा है, वही आखिरी, सब कुछ वही है जब अगर एक मिला है। लेकिन हमने जो एक्स पाथ लिखा है उस पे एक एलिमेंट नहीं मिले हैं, कितने मिले हैं, 3। और ये समस्या वाली बात है, जब हमें कितने मिलते हैं, 3। लेकिन मान लो और जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मान लो यहाँ आईडी है, तुम कहोगे आईडी यूज कर लो। मान लो आईडी नहीं है या आईडी है लेकिन आईडी क्या है, अनस्टेबल, मतलब आईडी की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वैल्यू की वैल्यू भी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मेरे पास ले दे के यही 2 एट्रीब्यूट मेन बचे, इन्हीं पे हमें इन्हीं का यूज करना था। और ये दोनों भाई एक पेज पे और एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन भी क्या है, सेम है।
तब जब ये ढूंढने जाएगा तो हमेशा किसको पाएगा? इनमें से किसको उठाएगा? हमेशा पहले को। हमेशा किसको उठाएगा? पहले वाले को। एक मिनट, ऐसा भी कर देते हैं, बोलो, हमेशा किसको लेके आएगा? पहले वाले को। लेकिन हमें काम किस पे करना है? दूसरे वाले को। इसीलिए एक कंसेप्ट आया किसका? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ये कंसेप्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं जब हमें एक जैसी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, एक जैसी 10 चीजें दिखाई देती हैं, एकदम एग्जैक्ट 10 के 10 क्या हो? सेम हो। तो कैसे हम समझते हैं? तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि यार ये पहला तुम्हारा है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। इसी नंबरिंग को क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। तो देखो, ऐसे ही यहां दूसरे को करना है तो क्या करें? इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्या करें? ठीक है, बंद करो। ध्यान से देखो हमने क्या किया, जो एक्स पाथ हमने लिखा था उसे एक ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया, और बाहर इंडेक्स नंबर दिया। 1 लिखोगे तो पहले पे काम करेगा, और अच्छा अगर हम 1 न भी लिखें तब भी हमेशा किस पे काम करता है? पहले पे ना। 2 लिखेंगे तो दूसरे पे, 3 लिखेंगे तो तीसरे। ठीक है, तो अगर हमें दूसरे पे काम करना है तो हम क्या लिख दें यहां? 2। अगर तीसरे पे हमें करना है तो क्या लिखें? 3। मान लो अगर यही केस होता हम करते तो कैसे करते? यहां देखो जरा, देखो इस चीज को, मान लो हम लोग के पास आईडी नहीं होती, जो कि अभी तुमको दिख रही है कि हमारे पास है ना। मान लो हमारे पास आईडी नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, ये तो पहले पे काम करेगा, और ये भी किस पे काम करेगा? पहले पे। लेकिन अगर हम इसी एक्स पाथ को डबल कोट्स के अंदर ही याद रखना, ये करना है, ब्रैकेट लगा के, डबल कोट्स के बाहर नहीं, और यहां लिख दें क्या? 2। तो ये काम किस पे करेगा? दूसरे पे। इसको यहां लिख दें और ऐसे लिख दें तो किस पे काम करेगा? पहले वाले के लिए इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किस पे काम करता है? पहले पे। लेकिन अगर फिर भी देना चाहो, अगर दे दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसे कर दें, तो ठीक है। मान लो चौथा हो तो क्या करेंगे भाई? 4 होंगे, अगर 4 यहाँ पे होंगे, जैसे कितने अभी 3 ही है ना, मान लो एक और बढ़ा दें, ये लो, ये देखो, अरे कितने हैं? अच्छा 4 थे। अगर 4 पहले से हैं, अब 5 हो गया ना, तो 5 है ना। अब यही एक्स पाथ लिख के देखो तो 1/3 नहीं आएगा यार। देखो 5 है तो कितने बता रहा है? 5 है। ये पहला है। देखो ध्यान से ये भी देख लो, ये वाला एक्स पाथ किस पे काम करेगा? पहले वाले पे। देखो कर रहा है ना। ये वाला एक्स पाथ दूसरे वाले पे। दूसरे पे कर रहा है ना। अगर यही 3 कर दे तो किस पे काम करेगा? तीसरे पे। 4 कर दें तो चौथे पे, 5 कर दें तो 5वें पे, 6 कर दें तो भाई 6 है ही नहीं, तो क्या आ रहा है? 0 ऑफ 0। इसका मतलब आपका एक्स पाथ क्या है? गलत। अगर आप यहां लिख दो 2 तो दूसरे, लेकिन उतने ही दे सकते हो जितने टोटल हैं। 5 तक क्यों दे पा रहे हैं हम? क्योंकि इस एक्स पाथ के बेसिस पे अगर देखो तो टोटल कितने आते हैं? 5 आते हैं। देखो
टोटल कितने आ रहे हैं? 5। तो जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है 0 से ना, एक्स पाथ में इंडेक्सिंग होती है कहां से? 1 से। अगर 5 एलिमेंट हैं तो अगर मान लो कोई एक्स पाथ तुम लिखे, उस एक्स पाथ के बेसिस पे तुमको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं? 10। कितने मिल रहे हैं तुम्हें? 10। तो उनका इंडेक्स नंबर कहां? जो पहला होगा वो 1 होगा, जो दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 4 लिखो, एक्स पाथ लिख के ब्रैकेट बंद करके देखो, जैसे इसका क्या है बताओ? अच्छा, ACC 4 इसका क्या है? 4 है ना, देखिए चौथे नंबर पे है ना 4, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 4। क्लियर है ये? क्या हमेशा इस चेक बॉक्स का इंडेक्स नंबर 4 ही रहेगा? अच्छा ऐसे लिख दे तो देखो, देखो इस एक्स पाथ पे कितने मिल रहे हैं टोटल? 5। तो उन 5 में ये किस नंबर पे है? चौथे नंबर। 5 में किस नंबर पे है? चौथे। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो देखो, डबल स्लैश इनपुट, इसका क्या मतलब हुआ? ये ढूंढेगा पेज पे ऐसा कौन है जिसका टैग है इनपुट। कितने हैं? 58। अब तो 58 आ रहे हैं ना। इसका नंबर क्या है? 4 काम करेगा यहां? देखो पता नहीं किसकी बात कर रहा है ना? मेरे ख्याल से अगर देखे कुछ देखे 40-45 कुछ है। अच्छा 51 है। अभी इसको 51 लिखो तब काम कर रहा है, इसके पहले 4 लिख रहे थे तब काम कर रहा था। तो पहली बात तो किसी का कोई नंबर फिक्स नहीं होता, किसी का नंबर कोई फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि तुम ढूंढने जा कैसे रहे हो। जैसे अगर हम मान लें कोई तुमसे कहे कि अगर हम इनकी पोजीशन बताएं इस क्लास में तो क्या बताएंगे? अगर हम कहें तो भाई या तो हम अगर कोई तुमसे ये कहे कि जिससे तुम्हें मिलना है वो क्लास में वो स्टूडेंट 6ठे नंबर पे बैठा है, किसमें? क्या बोला? स्टूडेंट 6ठे नंबर पे बैठा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, तब गिनती गिनेगा 1 2 3 4 5 6, तो इनकी पोजीशन क्या है? 6 है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस क्राइटेरिया के साथ जाके कि हमें वहां जो लड़की बैठी है उससे कुछ पूछना है, तब तुम्हारी गिनती तो नहीं होगी ना, तब यहां से गिनती होगी। अब इनकी पोजीशन क्या है? 1 नहीं, अब 5वां कहां है? अब तो इनकी 1 है। अगर इस क्राइटेरिया के साथ जाओ स्टूडेंट तो इनका नंबर है क्या? 6ठा। 5 के बाद 6ठा है। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया के साथ जाओ नहीं कि क्या जो वो लड़की है तो इनका नंबर क्या है? 1 है, क्योंकि सबसे पहले यही बैठी है। तो जो ये डिपेंड करना किसी का जो नंबरिंग है ये डिपेंड करता है कि तुम ढूंढने किस क्राइटेरिया के साथ जा रहे हो। जैसे यहां देखो इसी का नंबर, अगर ये तुम ये यूज करो टैग, सिर्फ क्या यूज करो? टैग। तो टैग के बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे, टैग के बेसिस पे पेज पे कितने हैं? 58। उन 58 में इसका नंबर क्या है? 51वां नंबर है। लेकिन जब तुम ये एक्स पाथ देते हो ठीक है, जब तुम ये देते हो तो यहां पे कितने हैं? 5 है कि नहीं है? यहां पे कितने हैं टोटल? 5 है। 5 है तो उन, अब देखो पहले क्राइटेरिया क्या था? टैग इनपुट होना चाहिए। तो पूरे पेज पे क्या हुआ? अच्छा तो पानी पी लो। हाँ क्या बता रहे थे यार? अब देखो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जब ढूंढोगे, डबल स्लैश क्या? इनपुट और @name इक्वल्स टू क्या? सिलेक्टेड अंडरस्कोर ID। तो पेज पे ऐसे कितने हैं जिनका टैग इनपुट हो और नेम क्या हो? सिलेक्टेड अंडरस्कोर ID है। तो पेज पे कितने हैं? 5। और जब ऐसे ढूंढोगे कि डबल स्लैश इनपुट, ऐसे कितने हैं जिनका टैग क्या है? इनपुट है। इसका टैग इनपुट है तो कितने हैं? 58। तो इसका इंडेक्स नंबर कुछ भी फिक्स नहीं है। इस क्राइटेरिया के साथ जाओगे तो चौथे नंबर पे है,
और शिफ्ट टैग के साथ जाओगे तो किस नंबर पे है? 51वें नंबर पे है ना। सॉरी, ठीक। चलो तो मान लो चौथा होगा तो क्या लिखेंगे? चौथे के लिए सॉरी यही सेम एक्स पाथ रहेगा, बस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है। अब चला के देखो इसको, अगर अब चलाओगे तो क्या होगा? तो ये एक एक करके पांचों पे क्या करेगा? ये करेगा पहले पे, ये करेगा दूसरे पे, ये करेगा, ऐसे 40 होंगे तो क्या करेंगे? 40 बार लिखें। लेकिन देख रहे हो लगभग हर लाइन में सब कुछ सेम है, अंतर बस 1 और 2 का। 1 2 3 4 ये नंबर अलग है, बाकी चीजें क्या है? सेम है कि नहीं है? तुम्हारे आंख के सामने है ना ये। तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते। अब देखो तुम लोगों को इसीलिए पढ़ाया गया था क्या? एक चीज लूप, कि हम चाहें अगर वही कोड हमें बार बार चलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? एक लूप लगा सकते हैं। अगर हमें मान लो 5 है तो क्या लिखें? इंट i = 1 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? 5 i प्लस, या 0 से लेके 4 तक ले जाओ, जैसे भी ले जाना है ले जाओ। और इसके बाद यही लाइन लिख दो इसके अंदर। अब बताओ अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, और पांचों को चेक कर देगा कि नहीं? देखो 5 बार तो लूप चलेगा, लेकिन हर बार किस पे क्लिक करेगा? 1 पे ही ना। देखो इंडेक्स नंबर क्या दिया गया है? 1 ना। भाई लूप तो 5 बार चलेगा, 5 बार क्लिक भी करेगा, लेकिन उसी को करेगा जिसका नेम क्या है? सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी है, टैग इनपुट है, और इंडेक्स नंबर क्या है? 1 है। तो 5 बार ये पहले को ही क्लिक करेगा, जबकि हमें 5 बार पहले को नहीं क्लिक कराना, हमें एक एक करके सबको कराना है ना। तो यहाँ क्या 1 हटा के यहाँ क्या लिख दें? आई। अगर हम यहाँ आई लिख दें तो आई की वैल्यू हर बार क्या होगी? चेंज होगी। जब पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1, दूसरी बार चलेगा तो 2, तीसरी बार चलेगा तो 3, चौथी बार चलेगा तो 4, और 5वीं बार चलेगा तो 5। सही है ना? हाँ बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ जरा, इंट i इक्वल टू लिखा है मान लो 10, i क्या लिखा है? 10, और हम लिख देते हैं अब स्ट्रिंग i प्लस 20। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? टेन 20 अच्छा आई नाम वहां भी है, आई की जगह हम क्या नाम रखें? जे रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल ही तो है। अब क्या आएगा? कि 1020 आएगा। तो देखो देखो सीधी बात है, जे के पास किसका एड्रेस है? 10 का, 10 का जे के पास, लेकिन जे इस जे के पास नहीं। जब डबल कोट्स में कुछ भी डालते हो तब तो वो क्या है? स्ट्रिंग है ना, तब वो कोई वेरिएबल थोड़ी ना है। इस जे के पास थोड़ी ना 10 का एड्रेस है। ये जो जे दिख रहा है ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। 10 का एड्रेस किसके पास है? इस जे के पास, जो वेरिएबल है, और वेरिएबल कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं रहता।
अगर यही ऐसे लिखा जाए, ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या होगा, अब ये 10 और ये देखो J प्लस क्या लिख रहे हो तुम 20 ना, अब ये J 10 लेके आएगा, लेकिन डबल कोट्स में J लिख दिए तो J क्या हो गया, एक अक्षर हो गया, कोई वेरिएबल वो नहीं है। वही सेम केस यहां भी है। हम यही सोच रहे थे ना कि I की वैल्यू 1 होगी तो पहले पे कर देगा, 2 होगी तो दूसरे पे, ये तो I डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना, ये I अक्षर है, ये 1 2 3 नहीं है, ये समझ लो ऐसा एक्सपाथ लिखा है, ये एक्सपाथ। इस एक्सपाथ पे क्या मिलेगा भाई बताओ, जीरो ऑफ जीरो ना, आई क्या होता है, तुम कहो आई ये क्या जाने क्या होता है ना, यहाँ आई, या देखो यहाँ आई लिख रहे हैं हम, क्या आई लिखना जरूरी है, हम लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम क्या, ये पता है ना तुमको, देखो आई लिख सकते हो, जे लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल, ये आई सिर्फ वेरिएबल है, हमने नाम रख दिया क्या, काउंटर, तो यहाँ क्या लिख दिया काउंटर, और यहाँ क्या लिख दिया काउंटर, जैसे आई लिखा था वैसे वेरिएबल का नाम क्या लिख लिया काउंटर, तो यहाँ आई नहीं लिखेंगे, फिर क्या यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये काउंटर काउंटर अक्षर है, ये काउंटर अलग चीज है, ये काउंटर अलग चीज है, बात समझ में आ रही है ये भाई सब लोग देखो ये इसका, और याद रखना जब भी कोई वेरिएबल होता है तो हमेशा ऐसे ब्लैक कलर का दिखाई देता है यार, और जब भी कोई स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू होती है तो ये नीले रंग की होती है, हर स्ट्रिंग देखो किस कलर का है, ब्लू कलर का है ना, ये काउंटर वेरिएबल थोड़ी ना है, इसके पास 1 2 3 थोड़ी ना आ रहा है, वो तो किसके पास आ रहा है, इसके पास। लेकिन तब इसको कैसे एडजस्ट करें, देखो ध्यान से, अच्छा ये तो पता है ना, एक स्ट्रिंग को दूसरी एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ जोड़ा जा सकता है कि नहीं, 1 2 इंट जोड़ोगे तो इंट मिलेगा, एक स्ट्रिंग और एक इंट जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। देखो ऐसे, जैसे ये देखो, अगर हम ऐसे लिख दे तो स्ट्रिंग J बराबर 10 नहीं लिख दे क्या, मान लो डबल कोट्स में 100 और L अब लिख दे, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग जब एक इंट के साथ जुड़ता है तो रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रिंग। जैसे ये देखो, मान लो यहाँ कुछ भी लिख दो यार, ABCD लिख दो, अगर ABCD और ABCD क्या है, स्ट्रिंग है भाई, J है ना, J क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ जब तुम इंट को जोड़ते हो तब रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रिंग। याद रखना जब 2 इंट जुड़ते हैं तभी बस इंट आता है, अगर स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट होगा, बताया गया है ना, एक स्ट्रिंग को और एक इंट को जोड़ोगे तो भी जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, कॉन्केटेनेट होगा, हाँ, और रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग रहे वो भी जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। तो यहां देखो जरा इस सिनेरियो को, अगर हम इसी में अच्छा ये लिख देते हैं, स्ट्रिंग या लिख देते हैं, या लिख देते हैं, पहले अच्छा ये लिखते हैं, ये लो, हमें क्या जोड़ना है, ये है मेरे पास यही चीज है ना, ये है प्लस इसी में जोड़ना है क्या, काउंटर, और प्लस डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट, ये लिखते हैं। यहां क्या कर रहे हैं बताओ, अच्छा एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर जो क्या है, स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग को एक इंट के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा ना। अच्छा ये जो काउंटर है, क्या ये काउंटर अक्षर है या वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये जो काउंटर है ये क्या है, अक्षर नहीं है, वेरिएबल है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, ये डबल कोट्स के बाहर है ना, देखो ये जो काउंटर है ये क्या है, डबल कोट से बाहर है ना, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर यही
ऐसे लिख दिया जाए तो अब ये वेरिएबल नहीं है, अब ये एक सिंपल सा स्ट्रिंग क्लास का एक वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या लिखा है, काउंटर। अब इस काउंटर के पास 1 2 3 थोड़ी ना है, काउंटर तो खुद ही एक क्या है, अक्षर है। अब ये क्या हो गया, अब एक तरह से ये क्या हो गया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे कर दिया जाए तो अब ये क्या हो गया, वेरिएबल। तो भाई हमें ऐसे यूज करना है। अब यहां हमने काउंटर लिखा है तो इसलिए काउंटर लिखा, अगर यहां हम आई लिखते तो यहां हम क्या लिखते, आई लिखते। तो बताओ अच्छा, और यही एक्स पाथ हम यहां पे क्या कर दें, पेस्ट कर। तुम चला के देखो इसे जरा, ये देखो जरा, अब चलने जा रहा है ये माई एक्स पाथ। तो अभी खाली अभी ग्रीन कलर से है, एक लाइन चलाओ, देखो काउंटर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। तो देखो ये इतना जोड़ रहे हैं, प्लस क्या जोड़ रहे हैं, काउंटर, और प्लस जोड़ रहे हैं ये। देखो क्या इफेक्ट बन के आता है, एक लाइन चला रहे हैं। देखो माई एक्स पाथ के अंदर क्या है, 1 है ना, क्योंकि काउंटर की जगह यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये एक्स पाथ जाएगा तो किस पे काम करेगा, पहले वाले पे। चाहो तो चेक करके देख लो इस एक्स पाथ को, इसे सबको इसी तरह से डिबग करके इजीली देखना है। अब देखो ये किस पे काम करेगा, पहले वाले पे ना। तो देखना अभी यही है ना तुम्हारा, ये अभी कोई चेक नहीं है ना। एक लाइन चलाएं, एक देखो पहले वाला क्लिक हो गया कि नहीं हो गया। अब यही, अब आगे चलो, अब आगे चलें एक लाइन और। देखो काउंटर की वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो देखना माई एक्स पाथ में अब क्या आएगा, 2 आ गया ना। तो किस पे काम करेगा, दूसरे वाले पे। चाहो तो देख लो, दूसरा हो गया ना। ऐसे एक लाइन चलाओगे तो किस पे करेगा भाई, काउंटर की वैल्यू बदलती जा रही है ना। तो याद रखने वाली बात है इसमें भाई, ध्यान देना इस बात पे। ऐसे एक्स पाथ लिखना होगा जैसा हमने लिखा है। और यहाँ काउंटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ काउंटर लिखा है। अगर यहाँ आई लिख दें, यहाँ हर जगह आई लिख देंगे तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, आई। अब देखो मेरा एक्स पाथ हर बार बदल रहा है कि नहीं। जब काउंटर 1 हो रहा है तो एक्स पाथ कुछ और बन जा रहा है, 2 हो रहा है तो एक्स पाथ कुछ और दूसरे पे काम कर। देखो एक लाइन फिर से देखो, काउंटर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया। ये किस पे काम करेगा, तीसरे पे। ऐसे ही चौथा, ऐसे ही पांचवा कर दें। ये देखो पांचों हो गए कि नहीं हो गए। अब हमें ये ऊपर वाला वेरीफाई कर लेना है कि हो रहा है, पास हो रहा है कि नहीं। और भाई सही बात है, पास हो रहा है, ये बताएगा भी। देखो हेडर चेक बॉक्स में क्या आया, ट्रू आया, ये मैच कर गया। अब क्या करोगे, इफ के अंदर गया और चला दिया, पास्ड, हेडर चेक बॉक्स इज चेक। तो अगर मान लो यहाँ कल को 40 चेक बॉक्स हुए तो हमें 40 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। लूप लगाया और यही लूप यहाँ क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू क्या कर दी, 40 कर दी। अगर काउंटर वर्ड यूज नहीं करना चाहते, आई यूज करना चाहते हो तो आई यूज कर। ये तो वेरिएबल है ना, यहाँ काउंटर की जगह क्या लिख दोगे, आई। और सॉल्यूशन है कि 40 भी ना बताना पड़े, वो सारे। हाँ एक ठीक है। अब देखो इसको कट करो। चाहो वही, हम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही चीज वेरिएबल में रख के तब रख रहे थे, ऐसे ही लिख दी। लेकिन याद रखने वाली बात इसमें यही है कि ये आई जो रहेगा
ये डबल कोट्स के अंदर नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, बाहर। और कई लोग गलती कर देते हैं, एक्स पाथ इतना दे देते हैं, तब भी नहीं काम करेगा। तब तो ऐसा एक्स पाथ बना जैसा, कैसा, ऐसा। ब्रैकेट बंद भी होता है ना भाई, क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं एक्स पाथ को, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्या, इंडेक्स नंबर। तो ये इसको बंद भी तो करना है। इसी वजह से देखो हमने प्लस करके, अब एकदम सेम इफेक्ट आ रहा है ना, जैसे सेम सिंटैक्स आ रहा है ना, जैसा एक्स पाथ का सिंटैक्स इंडेक्सिंग का होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर बंद और स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग। क्लियर है ये? अब 40 है, इसके लिए भी ये काम करेगा। लेकिन अब भी एक समस्या है, लाइनें तो हमने जो 40 के लिए 40 लाइनें होने वाली थी, अब कितनी लाइनों में हो गया ये, एक लाइन में हो गया कि ना, लूप के अंदर एक लाइन पड़ा है और ये काम करेगा। अगर 5 है अभी मान लो, तो 5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दें, 5, और काम करेगा। ठीक है। लेकिन देखो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमें पता नहीं है कि कब 5 होंगे, कब 7 होंगे, कब 10 होंगे और कब 15। हमें भाई अगर एक इंसान काम करता है कि अगर यहाँ देखेगा 5 तो कितनी बार क्लिक करेगा, 5, तो वो देख लेता, पहले गिन लेता है कितने, 5 होते हैं तो 5 बार क्लिक करता है, 10 होते हैं तो 10 बार क्लिक करता है, 40 होते हैं तो 40 बार क्लिक करता है। यही कैपेबिलिटी मेरे स्क्रिप्ट में आनी चाहिए। कोड को हमने छोटा करना तो सीख लिया कि लूप लगा के ऐसे करके छोटा तो कर लेंगे, लेकिन हमें इसकी अब कैसे पता चले कि हैं कितने। हाँ भाई 10 हैं कि 20 हैं कि 30 हैं कि 40 हैं, यही काउंट निकालना है। अगर ऐसा हो जाए कुछ कोड हम लिख दें जिससे हमें क्या मिल जाए, काउंट मिल जाए, जैसे टोटल काउंट मिल जाए। मान लो ऐसे आ जाए इंट, अभी तो हम फिक्स लिख रहे हैं, मान लो अभी तो ऐसे 12 या 40 जो भी लिखना है लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दें। बस ये जो हम 12 लिख रहे हैं, हमें ये लिखने की जरूरत न पड़े। कोई मेरा कैसा कोड हो जो जाके वहां ढूंढ ले वहां हैं कितने, तो ये झंझट क्या हो जाए, खत्म। बात समझ में आ रही है? और एक चीज देखो, यहाँ एक चीज तुमने आज यहाँ ये भी देखी है कि हमेशा तुम पहले तुम किस लिए परेशान रहते थे कि यार ऐसा एक्स पाथ लिखो यूनिक मिले, ऐसा एक्स पाथ मिले लिखो कि क्या मिले, यूनिक मिले। लेकिन अगर ऐसा एक्स पाथ इस चेक बॉक्स के लिए लिखो जो क्या हो, यूनिक हो, तो 40 चेक बॉक्स हैं तो 40 अलग अलग एक्स पाथ होंगे कि नहीं, लिखेंगे ना भाई 40 होगा, एक्स पाथ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमें इसके लिए कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 40 लाइन। आज हम इस बात से खुश हैं कि हम ऐसा एक्स पाथ लिखना चाह रहे हैं जिसमें सबका यूनिक ना हो, क्या हो, कॉमन हो। देखो आज यहां 1 ऑफ 5 आ रहा है ना, 1 ऑफ 1 आता तो झंझट थी आज, क्योंकि 1 ऑफ 1 तो सबका अलग अलग होता। तो 5 के लिए कितनी लाइनें लिखते हैं, 5। आज हम ऐसा एक्स पाथ लिखे हैं जो 1 ऑफ 1 नहीं आ रहा है, 1 ऑफ 5 आ रहा है। लेकिन अब हम इससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर हमें 5 पे क्लिक करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसे ही एक लाइन लिखनी है और यहां आई की वैल्यू क्या कर देनी है, दे देनी, और ये एक एक करके करेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन